नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल सिंगरौली। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास में यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, आप देख सकते हो। वही फिलहाल हम फाइल्स को बैकअप ले रहे हैं, जो अपने मेन काम का चीज़ है। तो एक्चुअली में देखो, इस सिस्टम को मेरे दोस्त ने परचेस किया था, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये कि उस समय पैसे की कमी थी और काफ़ी एडवांस सिस्टम लेने का नहीं था अपने पास बजट, लेकिन सिस्टम चाहिए थी अपने को। तो फिलहाल हम लोगों ने काम चलाओ एक सेटअप बनाया था, जिसकी आप कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, i5 का फोर्थ जनरेशन का इसका प्रोसेसर है। इसका सीरीज नंबर है 4460, ठीक है, जो कि 3.20 गीगाहर्ट्ज का इसकी स्पीड है, इस प्रोसेसर की एक कोर की स्पीड। अब देखो, दिक्कत यहाँ पे ये आई कि अब इनको भाई साहब को शौक पड़ेगा गेमिंग सेमिंग का। अब गेमिंग के लिए ट्रिपल ए गेम्स अपने को खेलने हैं, तो भाई तगड़ा माल चाहिए, इसमें तो काम ना हो पाएगा। तो अब देखो, हम लोग इसको नए तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हैं और कुछ पार्ट्स मैंने छाट के हम लोगों ने साथ में डिसाइड करके कि हाँ ये डालना है वो डालना है। हम लोगों ने कुछ पार्ट्स मंगाए हैं और इसके कुछ पार्ट्स निकालेंगे और उसको असेंबल करेंगे। और ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो पार्ट्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या उसका रीज़न है यूज़ करने का। अगर आप भी कम बजट से सफ़र कर रहे हो और आपको भी अपना पीसी बिल्ड करना है, उसको अपग्रेड करना है, तो आपको ये नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ वो उन पार्ट्स से जो हम लोगों ने भी परचेस किए हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने शोकेस में लगाए हुए हैं, और ये सब पार्ट्स क्या है ना, अप्रॉक्स 6 महीने से ऊपर हम लोगों को लग चुके होंगे एक एक करके सबको ऑर्डर करके मंगाने में, क्योंकि भाई महंगे आइटम है ना, पैसा भी होना चाहिए उतना अपने हाथ में। तो सब कुछ भाई अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, महंगे महंगे पार्ट। हम लोग भी भाई कुछ सोचना होता है भाई, कुछ अगर अपने को नया आइटम चाहिए होता है तो हम लोग को भी सोचना पड़ता है यार कि अभी तो लिए हैं, फिर अब नया आ गया वर्जन, तो अब कैसे करें अपग्रेड। तो वो सब चीज़ें होते रहती हैं। तो पहले देखते हैं पार्ट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों हम लोगों ने किया है सेलेक्ट। उसके बाद हम लोग इसको असेंबल करेंगे। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊं, ये DDR5 रैम है, ठीक है। DDR5 में इसके 6000 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रीक्वेंसी, रैम की फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होता है ना, उतनी आपके सिस्टम की स्पीड अधिक होती है, क्योंकि रैम के वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ता है सिस्टम के ऊपर में। अब अगर हम इसको देखिए कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज को समझाऊं कि हम लोग क्यों अधिक मेगाहर्ट्ज प्रीफर करते हैं, क्योंकि देखो रैम का काम क्या है, अपने हार्ड डिस्क से डाटा लेना, उसको प्रोसेसर को बाईपास को देना प्रोसेसर को, ठीक है, तब फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। इस बीच में रैम कुछ टाइम तक उस डाटा को होल्ड रखता है। अब रैम कितनी तेजी से हार्ड डिस्क से डाटा ले और कितनी तेजी से प्रोसेसर को शिफ्ट करे, ये डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो इस मेगाहर्ट्ज का मतलब वही होता है, ठीक है, इस नंबर का वही नंबर है, वही मतलब है। तो जितना अधिक नंबर उतना तेज रैम, यानी उतना तेज आपका सिस्टम। अब अगर इसको हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो हमारे पास में देखो i5 का 13th जनरेशन प्रोसेसर है, ठीक है, जिसका सीरियल नंबर है i5 13600K। अब इस प्रोसेसर में जाहिर सी बात है भाई, तेज है, बहुत तेज है, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज प्रोसेसर है। अगर आपको गेमिंग सेविंग करनी है, ट्रिपल ए गेमिंग करनी है, तो एक हद तक आपको ये आराम से सब कुछ रन करके आपको देगा। तो अभी ये 13600K का मतलब है 13 जनरेशन हो गया, ठीक है, i5 का। अब देखो बात ये है कि अब ये अगर तेज है तो अपने को क्या चाहिए, एक रैम का अच्छा रैम, यानी कि इससे जो टैली करे वैसा रैम, नहीं तो फिर क्या होगा, बॉटल नेक आएगी। तो उससे बचने के लिए अपने को यहाँ पे 6000 मेगाहर्ट्ज इनफ है, ठीक है। और चाहे तो बाद में इसको हम लोग ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरक्लॉक के लोग नहीं गए हैं, क्योंकि प्रोसेसर तो खैर देखो के सीरीज का मतलब इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस सीरीज में नहीं घुसे, काफ़ी हम लोगों का बजट आउट हो रहा था, तो हम लोग उसको इसी में हम लोग खुश हो गए। अगर हम लोग बात करेंगे इसके मदरबोर्ड की, तो भाई देखो B760 मदरबोर्ड है, जो कि MSI की तरफ से गेमिंग प्लस मदरबोर्ड। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो भाई इसी का एक और सीरीज, यानी कि MSI का गेमिंग प्लस वाईफाई, ये सेम मदरबोर्ड, खाली वो जेट सीरीज का रहेगा, उसकी चिपसेट अलग रहेगी, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट हम लोग इसके बाद उसको करने वाले हैं अपग्रेड, उसको भी हम लोग करेंगे बिल्ड। तो अभी देखो इसमें क्या क्या आपको मिलने वाली है, अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो देखो DDR5 इसमें रैम सपोर्टेड है, जो कि जाहिर सी बात है भाई, ये प्रोसेसर में DDR5 भी लगेगा।
और मदरबोर्ड का कैसे करते हैं सिलेक्शन वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अब देखो इसमें क्या है, ये जो हमारा प्रोसेसर है, ये देखो LGA 1700 सॉकेट है ना, तो LGA 1700 सॉकेट ही हमको मदरबोर्ड चाहिए। पहला पॉइंट मदरबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि LGA 1700 ठीक है, हम लोगों ने भाई मंगा लिया सेम मदरबोर्ड, ठीक। अब लेकिन इसमें हम लोग को ये भी देखना होता है कि ये जो प्रोसेसर है ये हाईएस्ट चिपसेट कौन सा सपोर्ट कर सकता है। उससे ऊपर का चिपसेट अगर लगा दिए ना तो फिर वो सिस्टम आपको ऑन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग काफ़ी सोच समझ के मानना पड़ता है सामान। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखो ये जब बता दिए इसके बारे में आपको। अब देखो इसमें क्या है, फ्रंट USB टाइप सी, यानी कि इसमें टाइप सी का भी पोर्ट इसमें दिया हुआ है अलग से, ठीक। डुअल M.2 कनेक्ट क्या लिखा है कनेक्टर्स, तो इसमें M.2 के यानी कि ये स्लॉट, ठीक है, इसमें M.2 यानी कि SSD लगती है। SSD जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, ये सब जो अभी जितनी सीरीज आ रही है ना, इसमें क्या होता है SSD के जितने आप जनरेशन आगे बढ़ोगे उसकी रीड एंड राइट स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। तो M.2 के ये देखो फोर्थ जनरेशन आई थिंक सपोर्ट करता है ये, तो इसलिए उसको देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि फोर्थ जनरेशन सपोर्ट करता है। फोर्थ जनरेशन का मतलब एक तरह से आइडिया लगा लो 8000 7000 8000 MB पर सेकेंड, ठीक है, उस स्पीड से ये डाटा दे सकता है प्रोसेसर को, रैम को, उस स्पीड से वो दे सकता है आपका जो SSD है, ठीक है। अब सोचो जिस जगह पर डाटा है अगर वो तेजी से डाटा ट्रांसफर करेगा तो उतनी तेजी से रैम उसको लेस के आगे पास कर सकता है ना, उससे क्या सिस्टम बॉटलनेक नहीं करेगा, सिस्टम तेज रहेगा। अब मालूम पड़ा कि आप लगा दिए नॉर्मल वाली SSD, इसकी स्पीड ही नहीं है कुछ रीड एंड राइट की, तो आप कितना भी महंगा से महंगा लगा दो प्रोसेसर, कितना भी महंगा से महंगा आप रैम लगा दो, अच्छा से अच्छा मदरबोर्ड ले लो, लेकिन आपका सिस्टम बॉटलनेक करेगा और ढंग से काम नहीं करेगा। हो सकता है कि और स्लो भी बल्कि हो सकता है, क्योंकि SSD का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हम लोग M.2 इसमें इंस्टॉल करेंगे और M.2 की फोर्थ जनरेशन ही इंस्टॉल करेंगे। इसकी रीड एंड राइट स्पीड मैं आपको बता दी 7000 8000 ऐसे रहती है, इसी के आसपास। तो वो हम लोग इसमें डालने वाले हैं और अपना जो विंडोज़ होगा हम लोग उसको भी M.2 वाले में ही डालेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम को बूट करने का टाइम वो इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी और AAA गेमिंग एकदम मक्खन चलेगा, एकदम मक्खन भाई। और अगर हम बात करेंगे इसकी M.2 हो ही गया। अब एक्सटेंडेड हीट सिंक, ये क्यों, इसकी क्या जरूरत है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ बॉक्स को, आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। चलिए ये हमारा मदरबोर्ड निकल चुका है, ये है भाई खजाना, ठीक है। ये जो बड़े बड़े है ना इसको बोलते हैं हीट सिंक। इनका काम ये होता है कि इसमें जो भी गर्मी होती है, जो भी पार्ट्स चलते हैं तो हीट करता है जनरेट, उस हीट को ख़त्म करना, उसको ठंडा रखना पार्ट्स को। अब भाई कौन से पार्ट्स ऐसे इसमें लगे हैं कि उसको ठंडा करना जरूरी है, क्योंकि मेन तो हमारा प्रोसेसर ही होता है जो गर्म होता है भाई, सब कोई तो यही जानता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो इसके नीचे अगर देखोगे ये छोटे 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 आप देख रहे हो, ये सब कॉइल्स हैं, इस कॉइल शेप में देख रहे हो ना, ये सब कॉइल्स हैं। नॉर्मल भाषा में बोले तो ट्रांसफार्मर, मिनी ट्रांसफार्मर। अब इसकी जो गर्मी है भाई, इसको जाहिर सी बात है हैवी प्रोसेसर है तो उसको पावर कंजप्शन बहुत तगड़ा रहेगा। अब पावर कंजप्शन अगर बहुत तगड़ा तो उसको हीट भी उसी हिसाब से होगा ना, बाकी कंपोनेंट तो हीट होंगे ना उसके हिसाब से, क्योंकि उसको पावर देना है आगे, तो ये सब पार्ट्स बहुत हीट होंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक लग गए, जिससे कि इस बोर्ड की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पार्ट्स खराब होने के चांसेस कम हो गए हैं। लोग बदनाम कर रखे हैं MSI को मार्केट में कि भाई पार्ट्स जल्दी खराब हो जाता है। ये भाई देखो ना, इतने बड़े बड़े हीट ब्लॉक्स लिए हुए हैं, कैसे खराब हो जाएगा यार, चांस ही नहीं है। अगर पार्ट्स गर्म नहीं होंगे तो खराब ही नहीं होंगे। अब देखो इसमें और क्या, ये देखो M.2 के स्लॉट हो गए। अब चलिए हम बॉक्स पे बात करते हैं इसमें क्या क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे उन चीज़ों पे जो बॉक्स में मेंशन नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.3, ये एक्चुअली में इसका वर्जन है, Wi-Fi 6 हमारा सपोर्ट करेगा। ये यहाँ पे इनके स्लॉट हो गए Wi-Fi 6 के और ब्लूटूथ के, ठीक है। तो इसमें हम लोग ब्लूटूथ के एंटीना और Wi-Fi 6 के एंटीना हम लगा देंगे। तो उसके बाद इसमें आपका जो वाईफाई का अगर मॉडल भी Wi-Fi 6 अगर होगा तो आप उसको Wi-Fi 6 के टेक्नोलॉजी पे यानी कि हाई स्पीड में आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो वाईफाई के थ्रू, ये इसकी खासियत है। तो हालांकि बेटर ये होता है कि मतलब वाईफाई ना ही यूज़ करें, नॉर्मल काम में तो ठीक है चलेगा वाईफाई, लेकिन गेमिंग सेविंग कर रहे हो ना तो हाई स्पीड लैन चाहिए, जो कि इसमें दिया हुआ है। इसका जो इनबिल्ट लैन का पोर्ट है ना, ये बहुत हाई है, एकदम हाई स्पीड है। इस बॉक्स पे कहीं लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि इसकी स्पीड एक्चुअली में है क्या।
तो इसमें देखो लैंड 2.5G लिखा है, 2.5 GB पर सेकेंड इसकी स्पीड। हम लोग भाई 100 MB 200 MB पर सेकेंड की वाईफाई के कनेक्शन लगवाने में ये हालत खराब हो जाती है। ये 2.5 GB पर सेकेंड हैंडल कर सकता है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में कभी आपको उतना तेज इंटरनेट मिला तो आप इजी वे लगा के मजा ले सकते हो हाई स्पीड का। क्योंकि अगर नेट हाई स्पीड की रहेगी तो आप डाटा भी हाई स्पीड से तो सेव कर रहे हो ना, आपकी हार्ड ड्राइव भी तो बहुत तेजी से सेव होगी, तो आप उस चीज़ का मजा ले पाओगे हाई स्पीड इंटरनेट का। नहीं तो होता है कि आज डेट में कि लोग भाई हाई स्पीड तो लोग 100 MBPS 200 MBPS लोग लगवा लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है डाटा को डाउनलोड करने के, लोग कहते हैं अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत स्लो गेम डाउनलोड हो रहा है, बाकी सिस्टम स्लो चल रही हैं, लोग ये सोचते हैं। ठीक है, सोचेंगे ना, क्योंकि आपके पास एसएसडी नहीं है, आपके सिस्टम ठप है भाई, उस हिसाब से सामान रखो, आपको भी मजा आएगा। तो चलिए ये आपको मैं आपकी इसके बारे में आपको बता लाइन के बारे में। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें सीपीयू बारे में बता ही दिया, सीपीयू सॉकेट आपको बता ही दिया, मैं आपको चिपसेट बता ही दिया, तो ज़्यादा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और अभी देखो हम लोग बात करेंगे इसमें क्या चीज़ बॉक्स में नहीं है और क्या यहाँ पे है सामने, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर रख दिया। अब देखो इसके नीचे होती है हमारी चिपसेट, और चिपसेट भी हीट होती है। अगर चिपसेट के ऊपर अगर हीट सिंक लगाते तो चिपसेट ख़राब नहीं होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बोर्ड की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। अब देखो इस चिपसेट का काम क्या है, बात समझना, पास आओ। देखो अगर हम लोग यहाँ पर लगा दिए प्रोसेसर, यहाँ हो गया रैम, और ये हो गया चिपसेट, और यहाँ हमारा लग जाएगा एसएसडी पोर्ट। तो इसका काम ये होता है कि यहाँ से डाटा लेना, फिर यहाँ से रैम से लेना डाटा, और अपने जितने भी ग्राफिक्स कार्ड जितने आइटम लगे हैं ये AIO से होते हुए, IO इसमें है, ठीक है, IO से होते हुए आते हैं चिपसेट के पास, और चिपसेट ही डिसाइड करता है कि किसको क्या फाइल देना है। ठीक है, तो ये जितना तेज़ सिस्टम काम करेगा उतना तेज़ ये भी तो गर्म होगा ना, इसलिए इसको बचाने के लिए मोटा, देखो कितना मोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है एल्युमिनियम की। तो ये भाई इसको इसलिए भाई लोग लगाते हैं पैसा, ऐसे ही लगाते हैं, महंगा सामान लोग ऐसे ही नहीं खरीदते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ग्राफिक्स के आई थिंक एक और ये दो पोर्ट यहाँ पे ग्राफिक के दिए हैं, आप 2 ग्राफिक कार्ड्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी हमारे पास में ये अलग मतलब कि USB कार्ड लगाना हो या ऐसा कुछ आपको टीवी में लगाना हो तो उन सब के लिए इसको यूज़ आप कर सकते हो, या बोर्ड पर डायग्नोसिस करना हुआ तो उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। PCI स्लॉट बोलते हैं इसको बेसिकली। और यहाँ पे चलो ये टर्म खत्म हुआ। और अगर हम बात करें मॉसफेट की, तो देखो सब नए वाले मॉसफेट लगे हुए हैं। देखो ये भी मॉसफेट है, नया वाला मॉसफेट है, ये भी नया वाला मॉसफेट है, यानी कि इस मॉसफेट की लाइफ ज़्यादा होती है और पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है। क्योंकि मॉसफेट का काम होता है वोल्टेज को स्टेबल रखना और हाई वोल्टेज को कम करना, एक फिक्स वोल्टेज से मेंटेन रखना, तो वो हीट अप होता है। तो ये जो नया वाला मॉसफेट है ये कम हीट अप होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे देखो USB के लिए अपना ऑडियो के लिए अलग से ही स्लॉट दे दिया है, तो इसके वजह से आपको अलग से ऑडियो कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मिक्सिंग वगैरह का काम करते हैं, सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, या अच्छे क्वालिटी का हेडफोन यूज़ करते हैं, उसके लिए अगर अच्छे क्वालिटी का वो ऑडियो का अपना वो कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उन सबको ज़रूरत नहीं है अलग से खरीदने की, बोर्ड में दिया पहले से ही इनफ है। ठीक है, USB के हमारे पोर्ट हो गए, टाइप C के पोर्ट हो गए, लैन के पोर्ट हो गए हाई स्पीड। ये हमारा नया वाला जो वो हाई स्पीड जो निकला है, क्या नाम है ये, USB का 3.0 है शायद वर्जन, क्या, हाँ 3.2 जनरेशन 2 का USB भी सपोर्ट करेगा, जो मार्केट में भी नया है, बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो दो यहाँ पे दिए हुए हैं डिस्प्ले केबल, यानी कि आप डुअल डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ग्राफिक कार्ड में हालांकि 4 पोर्ट होते हैं, आप 4 डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ग्राफिक यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप 2 डिस्प्ले यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी 2 नॉर्मल USB हो गए और एक कीबोर्ड या माउस जो मन वो लगा लो इसमें से। तो ये सिस्टम है भाई। तो इसलिए भाई कहते हैं बोर्ड हम लोग क्यों महंगा खरीदते हैं, एक बार लो ढंग का लो। कहते हैं कहावत है हमारे यहाँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता लोगे हमेशा परेशान रहोगे, फिर बाद में फीचर्स नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, आप चेंज करोगे अपडेट करोगे फिर पैसा लगेगा। महंगा लोगे तो एक ही बार में आपने खरीद लिया, बार बार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ये आइटम। एक्चुअली में ये जो आइटम है ना, इसमें वो रहता है हमारा थर्मल पेस्ट है ये, एक तरह से मान लो CPU जब ये हीट होता है तो हम कोई भी अगर एयर कूलर या कोई भी हम AIO मतलब लिक्विड कूलिंग अलग हम लोग यूज़ करते हैं
तो इसे मान लो एग्जांपल में ये हमारी लिक्विड कूलिंग की ब्लॉक है, ये हमारा प्रोसेसर है। जब हम इसको इसके बीच में रखेंगे तो हो सकता है क्या होता ही है। तो एकदम अगर हम बात करें माइक्रोन्स में, तो कुछ माइक्रोन्स की गैपिंग यहाँ बीच में रह जाती है, ठीक है, जिससे कि हीट अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक। तो अब उसको रोकने के लिए, मतलब अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो, उसके लिए हम लोग इस तरह के पेस्ट का यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिल्वर की क्वांटिटी होती है, और ये अच्छे पेस्ट होते हैं, यानी कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर पे। जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना अच्छा सिस्टम का परफॉर्म करेगा। तो चूँकि ऑलरेडी हमारा तगड़ा प्रोसेसर है, बोर्ड भी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एयर कूलर के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने भाई मंगा लिया कुछ नया, 8वां अजूबा कह लो। ये है हमारा लिक्विड कूलिंग, और इसमें डिस्प्ले भी चलेगा जो दिखाएगा कि सीपीयू के टेम्परेचर कितनी है, और साथ ही साथ ये 2 फ़ैन के हैं, तो इस प्रोसेसर के हिसाब से 2 फ़ैन इनफ है। एक्चुअली हम लोग को 3 फ़ैन चाहिए थे, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं है 3 फ़ैन का, तो इसलिए हम लोग डुअल फ़ैन ही मंगाए हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप मंगाओगे, तो अगर आपके कैबिनेट में स्पेस है तो ट्रिपल फ़ैन ही मंगाना, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप अपग्रेड करोगे सिस्टम को तो ये काम में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें लगी हुई हैं हमारे सीपीयू के अंदर में, जैसे कि पावर सप्लाई 850 वाट का है, M.2 के हैं, M.2 के हमारा SSD तक लगे हुए हैं पहले से सिस्टम में, और हमारा कुछ और नए SSDs लगे हुए हैं, RGB फैंस वगैरह है। एक बार मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग उसको असेंबल करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखो लंबी होगी, लेकिन नॉलेज का वीडियो मिलेगा, ऐसा कि आप अगर वीडियो देख लोगे तो आप खुद से असेंबल कर सकते हो सिस्टम। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट करना, रिप्लाई हो करता हूँ सभी का। अभी देखो ये पुराना सिस्टम अपने पास है, क्योंकि i3 का मैंने आपको दिखाया था, सॉरी i5 का है 4th जनरेशन। इसकी कुछ खास स्पीड नहीं है, कम इसमें कोर्स वगैरह है, कम थ्रेड्स वगैरह है, तो मज़ा नहीं आता है गेमिंग सेविंग में। अगर इसमें हम बात करें क्या क्या चीज़ें हम पहले से इसमें इंस्टॉल है, क्या क्या चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं और क्या चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाले। तो भाई देखो, ऐसी बात है, हम लोग एयर कूलर, मदरबोर्ड, रैम, 3 चीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। बाकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली है, जैसे कि हमारा ग्राफिक कार्ड है 1650 ग्राफिक कार्ड है, जो कि बहुत छोटा ग्राफिक कार्ड, आई नो बहुत छोटा है, पैसे भी नहीं, आने वाले टाइम में लगाएंगे, बढ़िया लगाएंगे, तगड़ा लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, बार बार नहीं लगाने वाले, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें, तो इसमें पावर सप्लाई मिल जाएगा PSU, जो कि 850 वाट का है, गोल्ड रेटेड, जिसमें कि जापानीज कैपेसिटर्स हैं, शॉक प्रूफ है, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं उसके, आपको बाद में बताएंगे उसके बारे में, उसमें हम घुसेंगे तो। या अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करना, रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और मुझे खुद चाहता हूँ कि उतना लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि भाई जब ज्ञान बांटता हूँ तो समय लग जाता है। अब देखो, इसमें सब कुछ आपको दिखा दिया, यहाँ सब कुछ दिखा दिया, फाइल हमारी बैकअप हो चुकी है। अब ये सिस्टम को शट डाउन मारेंगे और इसको उतारते हैं और फिर असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने अभी इसमें से सारे कंपोनेंट तो निकाल दिए हैं, और चूँकि ये अंदर के आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि क्लीन करने की जब तक आप पूरा आइटम बाहर ना निकालो तब तक ये सब क्लीन नहीं होते हैं। तो मैं सोचा कि भाई जब खुला है ही तो लगे हाथ साफ़ कर दो, क्योंकि बाद में तो साफ़ होने से रहा। तो अभी सब क्लीनिंग हो जाती है, बस हो ही गई है फाइनल। ये अंदर का माल साफ करना जरूरी है, बाहर का तो होता रहेगा। चलिए, तो अभी देखो ये कैबिनेट हमें खाली हो चुका है, और हम लोग देखो सुसाइड करता हूँ, सब फैला चुके हैं। हाँ, इसके 2 फैन है ऊपर में, इस फैन को निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, असेंबली चालू करेंगे। असेंबली, वो भी क्या चीज़ की असेंबली, ग्राफिक कार्ड की, सॉरी मदरबोर्ड की इंस्टॉलिंग की जितनी भी आइटम है पहले उनकी हम लोग रेडी करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बेस रेडी करूँगा इसका, क्योंकि ये जो केस है ये छोटे मदरबोर्ड के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था, तो हम लोगों को डिज़ाइन करना है इसे बड़े मदरबोर्ड के हिसाब से। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये सब कंपोनेंट लगे हैं, इसको हम लोग निकालेंगे और मदरबोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। यानी कि मदरबोर्ड
किस जगह पे उसका स्क्रू आएगा उस जगह पे उसको बैठाएंगे ताकि उसके अंदर स्क्रू टाइट हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको सेटिंग बना ले, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग मदरबोर्ड में पार्ट्स इंस्टॉलिंग करेंगे और उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बोर्ड के अकॉर्डिंग जगह जगह इसके लॉक्स लगा दिए हैं। अपने पास कम थे, अपने को अगर 3 और मिलते तो काम हो जाते, लेकिन नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड को रेडी करते हैं, है ना। तो अब मदरबोर्ड को रेडी करने के लिए अपने को करना क्या है, पास लेते हो ये अपना मदरबोर्ड, ठीक है, संभाल के। अब देखो अपने को लगाना है इसके अंदर प्रोसेसर, ये रहा अपना। तो भाई बहुत महंगा चीज़ है भाई, किडनी बेचना पड़ता है इसके लिए। चलो इसमें क्या है, एक प्रोसेसर है भाई, ये स्टिकर है ना, लगा देना ये सॉफ्ट के लिए होता है एक्चुअली में, ठीक है। और ये अपना आइटम निकला, चल भाई जा कपचे में, ये अपना प्रोसेसर, ये देखो भाई महंगा आइटम, ठीक है। इसमें ये पढ़ो, जो डब्बे पे वही माल है भाई, धोखेधड़ी वाली बात नहीं है, असली माल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको इसमें लगाने का है, तो अपन लोग कैसे लगाएंगे ना, पहले तो इसको यहाँ से आराम से उठाने का, आराम से, ठीक है, ये तो पिन आपके बेंड हो जाएंगे। उसके बाद इसको खोलने का और इसको आराम से, एकदम आराम से, ठीक है, हड़बड़ाना मत भाई, यही जान है, ये ख़त्म तो सब खत्म। अब देखो यहाँ पे इसके लॉक्स मिला लो, 2 होल्स इधर है, मतलब 2 कट इधर है और 2 कट इधर है, ठीक है। और बोर्ड में भी सेम 2 कट ऐसे 2 कट ऐसे, लेकिन आगे पीछे अलाइनमेंट होगा। तो अपने को अगर सीधा लगाते हैं, अगर ये बैठ जाता है तो हम इसको छोड़ देंगे। देखो ये प्रॉपर तरीके से कट यहाँ बैठ चुके हैं और प्रोसेसर मेरे हाथ में है, ये बोर्ड पर रखा नहीं हूँ मैं। अब इसको हल्लुक हल्लुक नीचे करेंगे और ला के आराम से एंड पे छोड़ दिए। देखो घाट पे जाके बैठा है एकदम प्रॉपर, अभी हिलेगा नहीं, कितना भी हिला लो, ठीक है। अब इसके ऊपर लॉक को रखो और इसको एक बार क्रॉस चेक करो, हाँ ओके है। उठा क्यों नहीं, चलिए इसको दबा रहा। तो अभी देखो यहाँ सेट है मामला। अब इसको लोग प्रेस करेंगे और इसको लाके इसमें बैठा दिए। अब देखो ये सेट हो चुका है। अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो प्रोसेसर है, जितने LG 1700 सॉकेट पे आते हैं ना, ये स्टॉक वाले आइटम हैं, ये भी चेंज होते हैं, ठीक है। नए वाले बोर्ड में दिखाऊंगा ये कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि ये हीट होके ये गर्म हो जाते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं और प्रोसेसर का कॉन्टैक्ट जो है वो छोड़ देता है हमारा लिक्विड कूलिंग से, तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब चलो अपने को करना क्या है, इस स्लॉट को खोलो, ये देखो लाइटनिंग जनरेशन 4, ठीक है, यानी कि जनरेशन 4 वाला हमारा ये है SSD M.2 का स्लॉट। चलिए इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ओरिको का 1 TB का जनरेशन 4 का SSD यहाँ से हम लोगों ने इसके पुराने वाले हीट सिंक ब्लॉक और बाकी हीट सिंक टेप वगैरह से रिमूव कर लिया है। अभी देखो हम लोग उसको बैठाना है, ठीक है। तो चलिए अब बैठाते हैं, कैसे बैठेगा वो भी देख लो भाई। बस इसमें कट टू कट में बैठाना है, ठीक है, ऐसे। अब इसको आपको नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, ये ऐसे। ये जो देख रहे हो ना ये लॉक है, यहाँ पास दिखाना, इसको मैं बीच में लाऊंगा, ठीक। अब ये इसको अंदर प्रेस होगा, ये नहीं हो रहा है मतलब और नीचे जाएगा, ये ठीक है। अब चला गया नीचे ना, अब इसको आपको राउंड की तरफ दबाना है। अब देखो ये लॉक हो गया, टेक्निक यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अपने को इसको लगाना है, ठीक। और इसमें पहले से यहाँ पे हीट सिंक टेप दी हुई है, तो जब ये दिया हुआ है तो थर्मल टेप भी बोलते हैं, हीट सिंक टेप भी बोलते हैं, सबका अपना अपना भाषा है भाई, कोई गलत मत समझना इस चीज़ को लेकर के। तो अभी हम लोग इसको बैठाते हैं,
बोर्ड में, और एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे कि उसका कांटेक्ट अच्छे से बना कि नहीं बना। चलिए, अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जो पुराना वाला थर्मल टेप है हम लोग उसको भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि इसका कांटेक्ट अच्छे से बन सके। चलिए, टाइट हो गया, एक बार चेक करेंगे फिजिकली। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग AIO का जो बैक प्लेट का ब्रैकेट है इसका हम लोग घूंघट उठा रहे हैं भाई। ये थोड़ा सा नाजुक आइटम है, इसको सेटिंग कर सकते हो, खासियत ये है। बाकी में सेटिंग्स तो ना के बराबर ही रहती है। चलो, डबल साइड टेप था, उसे चिपक गया है, अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, एकदम फिक्स, मतलब फिक्स। चलिए, अब हम इसको ऊपर की ओर करते हैं। अब रह रहा है देखो इसमें रैम, तो रैम क्यों छोड़ना, उसको भी लगा ही देते हैं लगे हाथ। हालांकि ये सब चीज़ें बाद में लगाने में, इसको बाद में लगाएंगे, क्योंकि बाद में क्या होगा कि इसको बैठाने में दिक्कत होगा AIO को। तो रैम को साइड रखते हैं फ़िलहाल, और इसमें इसकी हम लोग सेट कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है, यहाँ पे देखो लिक्विड कूलिंग बैठ गया है, और वायर का इसका अभी अब सब अरेंज करना है। सेट की वायरिंग को, इधर की वायरिंग सब अरेंज है, कैप लगाना है। और अगर हम बात करें पीछे की, तो पीछे का भी हमारा कंप्लीट है, और टॉप का भी, मतलब फ्रंट व्यू अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा कंप्लीट है। सारे केबल्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए छुपा करके लेके गए हैं। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से लेकर ऐसे केबल ही नहीं है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं भाई केबल मैनेजमेंट। यहाँ से लेकर ऐसे कुछ है ही नहीं, और यहाँ देखोगे तो कहोगे अरे यार ये क्या है, मतलब कुछ तो है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सही कर ले, उसके बाद फिर इसका स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी सब कुछ लग चुका है और रेडी है बस पावर ऑन करने के लिए। आप देख सकते हो ऊपर में ये नॉर्मल फ़ैन है, ऊपर में जो 2 हैं वो भी नॉर्मल फ़ैन है। मैं लाइट ऑन करता हूँ फ्लैश। हाँ, ऊपर में 2 हैं, ये भी नॉर्मल फ़ैन है, और ये अपना जो जाली दिख रहा है ये अपना लिक्विड कूलिंग अंदर से। ठीक है, अब बस खाली पावर ऑन करना है, उसके बाद इसकी जो लुक है वो निकल के आने वाली है। चलिए, मैं ऑन करता हूँ। ये अरे भाई, हाँ, उसका लाइट नहीं जला, उसका देखना होगा अभी। आई थिंक आज ही ये लाइट छोड़ दी होगी। फाइनली हमारा सेटअप है ये ऑन हो चुका है, और इसकी जो लुक है ये कुछ ऐसी निकल के आ रही है, आप देख सकते हो, है ना। और सामने से इसकी लुक ऐसी निकल के आ रही है। उसकी सेटिंग करनी है RGB की, वो हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा चालू हो चुका है। तो यही था फ्रेंड्स, और चलते हैं फिर आप सभी के साथ, फिर कल फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।